नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश कुशवाहा है और आज मैं उपस्थित हूं आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th एग्रीकल्चर का अध्याय नंबर 1 लेकर के, जिसका नाम है मृदा विज्ञान। दोस्तों, इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं आज की वीडियो के माध्यम से। एक कदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको इतनी हाई लेवल तक पहुंचा देंगे कि आपको कभी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप हमारी वीडियो को ढंग से देख लेते हैं तो। ढंग से कैसे? बिना स्किप किए हुए पेन कॉपी हाथ में लेकर के, क्योंकि जो चीजें मैं आपको नोट कराऊंगा वो आपको नोट करनी होंगी साथ ही साथ। साथियों, पहला लेक्चर हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। पहला लेक्चर हम बता देते हैं कौन सा है हमारा। तो पहला लेक्चर ये हमारा था, इसे हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और यूट्यूब पर ऑलरेडी पब्लिक कर चुके हैं। तो जाकर के इसे देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरी रणनीति बताई है किस प्रकार से हम सिलेबस को खत्म करेंगे और कितनी क्लासेस में हम इस पूरे सिलेबस को खत्म करने वाले हैं। ठीक, लेक्चर नंबर 1 था सिलेबस के ऊपर, ये आज का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा अध्याय नंबर 2 से होगा, सच्चाई व जन विकास से। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। 3 के बारे में तो कल बात करेंगे, तो यहाँ बात करेंगे 2 के बारे में। 2 में मृदा विज्ञान हमारा चैप्टर का नाम रहेगा, चैप्टर नंबर 1 रहेगा। और मैंने आपको बता दिया है बेसिक से नहीं चलेंगे और एकदम हायर पॉइंट तक ले जाएंगे, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर होती चले। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध यह रहेगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको, अभी आप क्लास 10th में हो, इसके बाद 11th में आओगे, एग्रीकल्चर से 10th कर रहे हो तो 11th भी एग्रीकल्चर से करोगे, 12th भी एग्रीकल्चर से करोगे, तो आपको आगे तक क्लासेस जो है, जितनी भी क्लासेस हैं 11th की, 12th की, 10th की, सभी मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल जो है ना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा, जिससे हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10th एग्रीकल्चर चैप्टर 1 है हमारा मृदा विज्ञान। चैप्टर का नाम रहेगा सॉइल साइंस। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक रहेगा या हेडिंग रहेगी, मृदा जैव पदार्थ, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। ओके, मृदा जैव पदार्थ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले परिचय देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है या इंट्रोडक्शन क्या है मृदा जैव पदार्थ, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का। मृदा जैव पदार्थ, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हम SOM बोल सकते हैं शॉर्ट में, मिट्टी के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। यानी कि मिट्टी की जो डिफरेंट घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनमें से एक मेन कंपोनेंट है। यह मृदा में उपस्थित जैविक पदार्थों का एक समूह होता है। क्या होता है? जो मृदा में जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक मीन्स ऑर्गेनिक या जैविक वह पदार्थ होते हैं जो जीवित चीजों से ड्राइव्ड किए गए, जैसे कि प्लांट के पार्ट हो गए या एनिमल के पार्ट हो गए, ऐसे पार्ट। ठीक है, यानी जिनमें जीवन है वहां से जो चीजें निकाली गई हैं, वैसे जो प्रोडक्ट है या मैटर है, तो वह कहलाता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर या जैविक पदार्थ। तो क्या है ये? यह मृदा में उपस्थित जैविक पदार्थों का एक समूह है, जिसमें मृत पौधे, मैंने आपको बताया मृत पौधे, प्लांट्स का पार्ट, जानवरों के अवशेष, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित पदार्थ और ह्यूमस शामिल होते हैं। सूक्ष्म जीव जानवरों में ही आ गए एक तरह से, उससे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई? देखो, कोई भी प्लांट बॉडी है या एनिमल बॉडी है, यदि मृत बॉडी है, जमीन पर पड़ी हुई है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव जो है वहां आएंगे, तो वहां माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, तो वो उनकी बॉडी को खाएगी। खाने के बाद में उनका जो जिस चीज को खाएगी उस चीज को बाहर भी तो निकालेगी भाई शरीर से। जो चीज बाहर निकलेगी उनके शरीर से, तो वह जो मैटर रहेगा वह हमारा ऑर्गेनिक मैटर कहलाएगा। और यहाँ ह्यूमस भी शामिल है। ह्यूमस मतलब नमी जो होती है उससे रिलेटेड है। मृदा जैव पदार्थों में मिट्टी की संरचना, उर्वरता और जल धारण क्षमता को प्रभावित करने की क्षमता होती है। यानी कि मृदा जैव पदार्थ जो होते हैं, मृदा जैव पदार्थ अर्थात ये वाले जो पदार्थ हैं, ये मिट्टी की संरचना को ठीक कर सकते हैं, उर्वरता को ठीक करते हैं और जल धारण क्षमता यानी कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है उसे भी बूस्ट करते हैं। तो ये हमारी सॉइल के लिए बेहद आवश्यक है और बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी सॉइल की स्ट्रक्चर को सही कर रहे हैं, संरचना को सुधार रहे हैं।
वहां फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, उर्वरता को बढ़ा रहे हैं, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है, जल धारण क्षमता जो है उसे भी बूस्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से हमारे लिए रामबाण चीज है ये मृदा जैव पदार्थ। तो हमें अपने खेतों में यूज करनी चाहिए भैया। देखो गोबर का खाद होता है तो वो भी तो जैव पदार्थों के अंतर्गत ही आता है। वो भी तो एक जानवर ने खाया, उसके जो अवशेष है वही तो है, ऑर्गेनिक मैटर में कंटेक्ट हो रहा है ना। ये प्लांट रेजिड्यू है, गोबर की खाद जो होती है उसमें प्लांट रेजिड्यू होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं उसमें। ठीक। देन स्रोत की बात करें, सोर्सेज की बात करें कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर या मृदा जैव पदार्थों के सोर्सेज क्या रहते हैं, तो वैसे मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। पौधों के अवशेष यानी प्लांट रेजिड्यू, पौधों के अवशेष जैसे पत्तियां, टहनियां, जड़ें, बीज जो होते हैं मृदा में जैव पदार्थ के प्रमुख स्रोत होते हैं। कैसे होते हैं भाई? देखो कोई पेड़ है, पेड़ की पत्तियां हैं, पत्तियां टूट करके जमीन पर गिरी, गिरने के बाद में वहां माइक्रोबियल एक्टिविटी हुई, एक्टिविटी होने के बाद में वह सड़ गई, गल गई, गलने के बाद में वह एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर जो है उसमें चेंज हो गई, जिससे पेड़ के नीचे का जो एरिया है, पेड़ के नीचे की जो जमीन है वो फर्टाइल हुई ना, वहां का जो सॉइल की स्ट्रक्चर है वह सुधरी, और वहां वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हमारी अच्छी हुई। तो इस प्रकार से जो प्लांट रेजिड्यू है वह हमारे ऑर्गेनिक मैटर के बहुत अच्छे सोर्स हैं। अगला जो है जानवरों के अवशेष, एनिमल्स के रेजिड्यू। जानवरों के अवशेष में जैसे कि मृत जानवर के शरीर के हिस्से, मलमूत्र, मलमूत्र वही गोबर मैंने आपको बताया, आदि मृदा जैव पदार्थों में योगदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग गोबर की खाद डालते हैं तो वो भी तो एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर है। ये अवशेष जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होकर के मिट्टी में मिल जाते हैं। तो आपको पता है भाई, देखो ये जो है सूक्ष्म जीव जो है होते हैं हमारे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी करते हैं। देन जो हमारा मैटर है कैसा भी हो, वह सड़ करके, गल करके, नई चीजों में टूट करके बन जाता है, यानी कि एक नया प्रोडक्ट उससे बन जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया मृत जानवर का शरीर है, उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी हुई तो आप देखते हैं वहां खाद बन जाता है, एक तरह से वहां की डेड बॉडी, उसके शरीर के अंग है वो सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाते हैं। समझे? समझ में आ गया होगा, वैसे कोई हाईटेक चीज नहीं है समझने के लिए। सूक्ष्म जीवों के अवशेष, सूक्ष्म जीवों के अवशेष माइक्रोबियल रेजिड्यू, मिट्टी में उपस्थित जैसे भी बैक्टीरिया है, फफूंद है और अन्य सूक्ष्म जीव जो हैं, इनके द्वारा जैविक पदार्थ भी मृदा जैव पदार्थों का हिस्सा होते हैं। सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के परिमाण स्वरूप उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ मृदा जैव पदार्थों को बढ़ाते हैं। ये जो चीजें कन्वर्ट करते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, किसी भी प्लांट पार्ट है उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है, एनिमल के जो पार्ट है वहां माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही है, तो कार्बनिक कंटेंट जो होता है, मैटर जो होता है, उसे इंक्रीज करते हैं, जो कि जैव पदार्थों को बढ़ाने का सबसे अच्छा सोर्स माना गया है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। किस प्रकार से है? मृदा जैव पदार्थों का वितरण विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि जलवायु। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव पदार्थ का अपघटन तेजी से होता है। ठीक। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं हमारे, वहां बहुत तेजी से माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और जो जैव पदार्थ है उसका अपघटन बहुत तेजी से होता है। और जबकि शीत कटिबंधीय क्षेत्र है वहां, या शीतोष्ण क्षेत्र है, ठंडे इलाके हैं, उष्ण मतलब जहां गर्मी है, ऊष्मा है अधिक, ऐसे क्षेत्र, और शीत मतलब जहां ठंडा क्षेत्र है, ठंडा एरिया है, वहां धीमा होता है। ठीक। क्यों धीमा होता है? क्योंकि वहां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते ठंडी में, उतना गर्मी में एक्टिव होते हैं उतना ठंडी में एक्टिव नहीं होते हैं। मृदा का प्रकार, सॉइल टाइप्स पर यह भी बेस्ड करता है, डिपेंड करता है वितरण जो है हमारा। कैसे? देखिए सॉइल टाइप पर चिकनी मिट्टी में जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यह अपघटन प्रक्रिया को धीमा कर देती है। फ्रेंड यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको सही तरीके से नहीं बताया, एक मिनट रुकिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव पदार्थ जो होते हैं उनका अपघटन जल्दी होता है, यानी डिफ्यूजन बहुत जल्दी होता है भाई। देखो डिफ्यूजन का अर्थ है कि खत्म बहुत जल्दी होते हैं, इसे सुधार लीजिएगा एक बार, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया अपघटन पर। ठीक है, अब बता देते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है जहां गर्मी अधिक होती है, उन क्षेत्रों में जो जैव पदार्थ है हमारा और डिफ्यूज बहुत जल्दी से होता है, अपघटन बहुत जल्दी से होता है उसका, यानी खत्म बहुत जल्दी होता है। जबकि शीत कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां बहुत धीमा खत्म होता है, बहुत धीमे धीमे खत्म होता है, क्योंकि वहां आपको पता है ठंडियों में इतनी ज्यादा कोई भी चीजें एक्टिवेट नहीं रहती हैं। ठीक। और जो प्लांट है हमारे, उन्हें
सॉइल में जो ह्यूमस होती है, नमी होती है, वो भी अच्छी मिल रही है, तो उन्हें टेंशन ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है अन्य चीजों की। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वहां गर्मी होती है तो वहां अपघटन जो है बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए मृदा का प्रकार सॉइल टाइप पर कैसे विकसित होता है। चिकनी मिट्टी में जब पदार्थों की मात्रा जो अधिक होती है, क्योंकि यहाँ अपघटन प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, यहाँ खर्च होने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इसलिए फसल प्रणाली और प्रबंधन प्रथाएं, क्रॉप सिस्टम एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है, जैविक खेती में जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सही बात है भाई, देखो जो हमारी जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वहां हम कतई रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां हम जैविक चीजों का ही उपयोग करते हैं, जैविक विधियों का उपयोग अधिक होता है, तो इसलिए वहां पर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक मैटर है, वह अधिक मात्रा में उपस्थित रहेगा। इसके बाद कुछ कंजर्वेशन टेक्निक्स हैं कि हम जैव पदार्थों को संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो देखिए फसल चक्र अपना करके हम इन्हें कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉप प्रोटेक्शन होते हैं, विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, तो उन तरह तरह की फसलों को बारी बारी से बो करके खेत में जो जैव पदार्थ है उसे संतुलित करके रख सकते हैं भाई। यदि हम एक ही तरह की फसल हम बार बार लगाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जितना भी उसमें ऑर्गेनिक मैटर है वो खत्म हो जाएगा और उसकी फर्टिलिटी भी डाउन हो जाएगी, और वह सॉइल जो है उस प्रकार के, मतलब एक ही फसल हम लगा रहे हैं, गेहूं हर बार गेहूं लगा रहे हैं, तो गेहूं में जो वीड होते हैं वह मर्द होकर आया करेंगे हर बार गेहूं में, और गेहूं की जो बीमारी है वह भी उस जगह में क्षेत्र में बहुत ज्यादा आया करेंगी। यदि हम उस क्रॉप रोटेशन को ब्रीक कर, मतलब जो बीमारियां हैं, कीट है, उनकी जो लाइफ साइकिल उसे ब्रीक कर देते हैं, कोई अन्य फसल हम लगा देते हैं। एक बार हमने आलू लगा दिया, समझो आलू लगा दिया, तो जितने भी गेहूं में बीमारी करने वाले स्पोर्ट्स थे, कीटाणुओं के स्पोर्ट्स थे या कोई कीट था, तो उसकी लाइफ साइकिल ब्रेक हुई। आलू के अकॉर्डिंग वो नहीं थे, गेहूं के अकॉर्डिंग थे, तो ब्रेक हुई, तो आलू को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, तो डेथ हो जाएगी उनकी, मर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम उसे संतुलित बना के रख सकते हैं। हरी खाद से भी, जैसे कि ढैंचा, सन, मूंग, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हरी खाद जो होती है इसमें कार्बनिक मैटर बहुत अधिक होता है, कार्बनिक मैटर होता है, तो वो आपको पता है जैव पदार्थों को बढ़ाता है, तो इस प्रकार से हम कंजर्व कर सकते हैं। अब अवशेष प्रबंधन भी हम कर सकते हैं, रेडिज्यू मैनेजमेंट। फसल अवशेष जो होते हैं ना, उन्हें जलाने की बजाय मिट्टी में मिला दीजिए, जैसे कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो फसल, अभी देखिए धान है, धान को काटने के बाद में धान की पराली जलाई जाती है, तो आप उसे जलाइए ना, खेत में मतलब मिक्स कर दीजिए, रोटोवेटर चलवा दीजिए या हैरो चलवा दीजिए, खेत में मिक्स कर दीजिए, पानी लगा दीजिए, गल जाएगा, सड़ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी की जो फर्टिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी, मिट्टी की संरचना सुधर जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। देखिए यहाँ हमारा एक टॉपिक जो था वो खत्म हो चुका है। अब देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के कीजिए अभी, और कमेंट कर दीजिए। अगर अच्छी लग रही है तो आप हमें थम्स अप वाला इमोजी भेज सकते हैं भाई, क्योंकि आप जानते हैं वीडियो प्रोफाइलिंग सेशन में चल रही है। ठीक है, हाँ मैं आपके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कौन कौन देख रहा है, उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप कोई भी आपकी क्वेरी है, आप टाइप कर रहे हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ भाई उन्हें, क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी आप जब वॉच कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वीडियो को। जहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा ऊसर, क्षारीय तथा अम्लीय मृदाएं रहेंगी, तो इसे अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, नहीं आई हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी वॉच कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों इस अध्याय 2 यानी कि सॉइल साइंस का हमने फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। अभी प्रारंभ करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें जो चीजें पढ़नी है वह आपके समक्ष लिखी हुई है। ऊसर मृदा, क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा क्या होती है, क्या इनके लक्षण होते हैं, साथ ही इनका रिक्लेमेशन यानी सुधार कैसे कर सकते हैं। ऊसर मृदा को सैलाइन बोलते हैं, क्षारीय को अल्कलाइन बोलते हैं, अम्लीय को एसिडिक बोलते हैं। तो चलिए इन 3 मृदाओं के बारे में हमें अध्ययन करना है इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए समझ लेते हैं क्या क्या दिया है हमें। सबसे पहले देख लेते हैं ऊसर मृदा यानी कि सैलाइन सॉइल। देखिए दोस्तों, ऊसर मृदा को वैसे तो हमें बारन सॉइल बोलना चाहिए, लेकिन इसे हम लोग सैलाइन सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में सैलाइन सॉइल? क्योंकि इसमें सॉल्ट की अधिकता पाई जाती है, जो लवण होते हैं वह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए ऊसर मृदा को हम अंग्रेजी में सैलाइन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो उच्चतम लवण की मात्रा है, हाई सॉल्ट क्वांटिटी है, इसकी वजह से होता क्या है, जो हमारी जाइलम होती है ना प्लांट्स के अंदर, जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती है प्लांट के, तो उस जाइलम में जो वाटर एब्जॉर्बिंग प्रोसेस चल रही होती है, प्रक्रिया चल रही होती है, उसे बाधित कर देता है। जो सॉल्ट है, सॉल्ट की उच्चतम मात्रा जो है, जो हमारी वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस चल रही होती है प्लांट के अंदर, उसे बाधित कर देता है, उसमें रुकावट पैदा कर देता है।
जिसके कारण होता क्या है कि पत्तियों के किनारे जो होते हैं वो सूख जाते हैं, जल जाते हैं। क्यों क्यों सूखेंगे भाई? जब पानी ही नहीं पहुंचेगा तो सूखेंगे तो। सिंपल सी बात है, फंडा आपको समझ में आ रहा होगा। पौधे पीले पड़ेंगे, सूखेंगे तो पहले पीले पड़ेंगे, पौधों की वृद्धि जो है वो रुक जाएगी और धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके कुछ लक्षण है कि पौधा पीला पड़ जाएगा और पत्तियों के किनारे किनारे जो है वो जल जाएंगे स्टार्टिंग में, और पौधों की वृद्धि जो है वो रुक जाएगी, यानी बढ़वार नहीं होगी। तो ये तो इसके लक्षण है। और ऊसर मृदा क्या होती है मैंने आपको बता दिया। ऐसी मृदा जहां लवण जो होते हैं उनकी उच्चतम मात्रा पाई जाती है उसे ऊसर मृदा कहते हैं। अब रिक्लेमेशन की बात करें तो रिक्लेमेशन में आप देख सकते हैं लवण धुलाई है और जिप्सम का प्रयोग है, और एक और है ड्राई फार्मिंग यानी सूखी खेती। इसके जरिए भी आप कर सकते हैं। जो हमारी सैलाइन सॉइल है उसका रिक्लेमेशन देख लेते हैं। लवण धुलाई कैसे करते हैं? लवण धुलाई के लिए जैसे कि हमारी यह सॉइल है, जमीन है, सॉइल नहीं जमीन है, ठीक। अब आप जानते हैं जो जमीन है, लैंड है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर से मिलकर के बनी हुई है। कई सारे लेयर उसमें लगी हुई है, एक लेयर से तो है नहीं बनी हुई। अपर लेयर जो होती है जहां पर हम खेती करते हैं वहीं पर सॉइल होती है। अब इस सॉइल के अंदर ही तो सबसे ज्यादा सॉल्ट पाए जाएंगे, लवण पाए जाएंगे। अब करना क्या है हमें लीचिंग में? यहाँ पे पानी भरना है, इसमें पानी भर देंगे, अत्यधिक पानी भर देंगे, प्रचुर मात्रा में पानी भरना होता है। देन होता क्या है कि लीच डाउन होते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। क्या जाते हैं? सॉल्ट पानी के साथ में नीचे की तरफ बह जाते हैं, यानी कि जमीन के अंदर चले जाते हैं, जिससे हमारी जो ऊपर वाली परत है ना वो छन जाती है, एक तरह से छलनी होती है ना, उससे उसी की तरह छल जाती है। और यहाँ पर एकदम सॉल्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बहुत ही नाम मात्र के लिए सॉल्ट बचे होते हैं। तो ये तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है। आप इसे यूज करके जो हमारी सैलाइन सॉइल है या ऊसर मृदा है उससे सुधार कर सकते हैं। अब जिप्सम का प्रयोग करके कर सकते हैं। देखिए सॉल्ट जो होते हैं उनमें KCl होता है, NaCl होता है और अन्य भी सॉल्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए करना क्या है हमें यहाँ पे, जिप्सम का प्रयोग कैसे करते हैं। जिप्सम में हमारा फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2 है ना, ये CaSO4.2H2 होता है हमारा। तो ये जो फॉर्मूला है इसका, अब ये जो होता है कैल्शियम सोडियम से हाईली रिएक्टिव होता है, सोडियम से हाईली रिएक्टिव होता है। यहाँ सोडियम है हमारा या NaCl है हमारा, KCl लिख लेते हैं, NaCl लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है हमने यहाँ लिख दिया। अब ये हाईली रिएक्टिव है कैल्शियम जो है NaCl से और पोटेशियम से। करेगा क्या? इसे इसके स्थान से भगा देगा, यानी CaCl बना लेगा। यहाँ पे दोनों कंडीशन में CaCl ही बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगी यहाँ पे। तो इससे होगा क्या, जो सॉल्ट की अधिकता थी ना वो थोड़ी कम हो जाएगी, और इस तरीके से हम लोग अपनी सॉइल को सुधार कर सकते हैं। ये आपने समझ में आया होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि कैल्शियम जो है हाईली रिएक्टिव होता है सोडियम से। आवर्त सारणी में आपने देखा होगा जो भी रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर, तो आपको यहाँ वो समझ में आ गया होगा। देन यहाँ देख लेते हैं ड्राई फार्मिंग। सूखी खेती करके भी आप जो है ऊसर मृदा जो है उसे सुधार कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जल प्रबंधन, जल संचयन के विभिन्न तरीकों को शामिल करना होगा। ये थोड़ा सा हाईटेक तरीका है। देन क्षारीय मृदा, एल्कलाइन सॉइल कैसी सॉइल होती है ये हमें पढ़ना है। देखिए एल्कलाइन अर्थ आपको समझ में आएगा, एल्कलाइन बेश, क्षार, भस्म, भस्म बोलते हैं ना वही, क्षार। तो ऐसी मृदा जहां क्षार या बेश अत्यधिक पाए जाते हैं उस मृदा को हम लोग क्षारीय मृदा कहते हैं। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी मृदा जिनका pH 7 से अधिक है। देखिए ये हमारी pH स्केल है, pH स्केल में 7 पे 0 होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ठीक। और ऊपर की तरफ जाएंगे इधर की साइड में तो इधर प्लस में होता है, तो यहाँ बढ़ती हुई संख्या है, 7 से अधिक है, उधर कम है। कम वाले एसिडिक होते हैं, बढ़ते हुए एल्कलाइन होते हैं, बेसिक होते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे। यदि हमारी ऐसी कोई मृदा है जिसका pH 7 से अधिक है तो वह मृदा जो है क्षारीय मृदा कहलाएगी। अब क्षारीय मृदा जो होती है इसमें जो पोषक तत्व होते हैं ना वो क्षार के कारण, भस्म के कारण, बेसिस के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रमाण यह निकलता है कि जो हमारे पौधों की वृद्धि में रुकावट पैदा हो जाती है, क्योंकि भाई देखो जो उपलब्ध तत्व थे, पोषक तत्व थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे ना वो तो खत्म हो गए। अब पौधा क्या कैसे बढ़ेगा? पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, फसल उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। भाई सिंपल सी बात है, पौधा ढंग से बढ़ेगा नहीं, ग्रोथ नहीं करेगा तो फसल उत्पादन तो हमें कमी मिलेगी ना। तो अब बात कर लेते हैं रिक्लेमेशन की। तो रिक्लेमेशन में करना कुछ नहीं होता है, यहाँ आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं, जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं, कार्बनिक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। देखिए सल्फर जो होता है ना, सल्फर मृदा में जाकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है,
क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर को जब हम ऐड करेंगे अपनी सॉइल में तो वहां वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। अब देखिए पहले से वहां पे क्षार था, वहां एसिड बनना है, एसिड बन गया तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीन अभिक्रिया हुई। उदासीन अभिक्रिया होने के कारण पीएच हुआ कम, पीएच हुआ कम यानी कि नॉर्मल पीएच पे पहुंच गई गाड़ी, 6 से 8 के बीच में पहुंच गई। अब तो इस प्रकार से हम लोग सुधार कर सकते हैं सल्फर का प्रयोग करके। देन जिप्सम का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। जिप्सम में वही मैंने आपको ऊपर वाली जो ऊसर भूमि थी वहां पर बताया था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी होती है वही विस्थापन अभिक्रिया, उसमें भी यही काम होते हैं। कोई भी हमारा NaOH है तो उसमें अगर हम ये हमारा C8 जो है ना, CaSO4.2H2 जो है ना, ये जो है अगर रिएक्टिविटी करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आप समझ गए होंगे, CaOH बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो पीएच है वो हर लेवल पे आ जाता है। कार्बनिक पदार्थ सिंपल सा फंडा है, कार्बनिक पदार्थ जितने ज्यादा हम अपनी सॉइल में डालेंगे उतने ही ज्यादा वहां पे पोषक तत्व बनेंगे, मिट्टी की संरचना सुधरेगी और मृदा जो है वो बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी। तो ऑर्गेनिक मैटर जो है ना वो तो हर चीज में चलता है, कैसी भी सॉइल हो आपको ऑर्गेनिक मैटर तो डालना ही डालना है। गोबर की खाद डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए, केंचुआ खाद डालिए, जो भी है आपके पास वो सब डालती है, लेकिन ऑर्गेनिक होनी चाहिए, उसमें कार्बन होनी चाहिए। अम्लीय मृदा के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 से कम है, ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 से कम है तो वह अम्लीय मृदा कहलाएगी। ठीक है, अब ऐसी मृदा जो होती है पौधों के लिए विषाक्त होती है, जहरीली होती है, इससे पौधों की जड़ें जो होती हैं वो क्षरित हो जाती हैं, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, फसल उत्पादन में हमें कमी देखने को मिलती है। तो एसिडिक सॉइल आपकी समझ में आ गई होगी कैसी मृदा होती है। एसिडिक मृदा वह सॉइल होती है, एसिडिक सॉइल वह सॉइल होती है जिसका पीएच जो होता है 7 से कम होता है, और ये ऐसी मृदा जो होती है पौधों के लिए जहरीली होती है। हाँ, हम लोग यहाँ ऐसे पौधों को प्रेफर कर सकते हैं जो एसिडिक लवर हो, एसिड लवर हो, यानी कि उन्हें खट्टी मिट्टी अच्छी लगती हो, अम्लीय मृदा अच्छी लगती हो, तो ऐसे पौधे हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो उनकी कंडीशन के हिसाब से अच्छे ग्रो करेंगे। यदि हम नॉर्मल क्रॉप लगाएंगे तो वो ग्रो नहीं करेगी, वो खत्म हो जाएगी। और अगर एसिड फेवरेबल कोई क्रॉप है तो उसे आप लगा सकते हैं। देन यहाँ पे बात करें रिक्लेमेशन की, तो चूने का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। चूने का प्रयोग करने से पीएच जो है वो बढ़ जाता है, यानी अभी तो एसिड था, चूना जो है थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, तो वहां पर अगर हम ऐड करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है तो पीएच जो है ना कम वो बढ़ जाएगा, यानी 6 से 8 के समथिंग बन जाएगा, तो मृदा अच्छी हो जाएगी। कार्बनिक पदार्थ तो आपको डालना ही डालना है, हर एक सॉइल में डालना है, ठीक है। और प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट का यूज करके भी आप लोग यहाँ पे जो एसिडिक सॉइल है उसे रिक्लेम कर सकते हैं। अम्लीय मृदा में उपयुक्त फसलों का चयन करें, उचित फसल प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग करें, मृदा की अम्लता है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भूचरण। यहां तक आपको बात समझ में आई तो अभी थम्स अप वाला इमोजी हमें सेंड कीजिए, क्योंकि क्लास आपकी प्रिपेयरिंग सेशन में चल रही है। आपके जितने भी कमेंट है मैं देख पा रहा हूं, बस आपके नाम कॉल नहीं कर पा रहा हूं। कौन कौन वीडियो को देख रहा है ये मैं देख रहा हूं, बस आपके नाम नहीं ले पा रहा हूं जब भी वीडियो चल रही है। देखिए लाइव करने की भी कोशिश करेंगे हम बहुत जल्द, जैसे जैसे हम थोड़ा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते जाएंगे और आपको लाइव भी देते जाएंगे। थोड़ा अभी तो समय का अभाव है, टेक्नोलॉजी तो भरपूर है, थोड़ा समय का अभाव भी है, तो समय जैसे जैसे हमें मिलता जाएगा लाइव भी लाएंगे आपके लिए। भूचरण जिसे मृदा अपरदन भी कहते हैं, भूचरण या सॉइल एरोजन की बात हो रही है यहाँ पे, सॉइल एरोजन, भूचरण जिसे मृदा अपरदन भी कहते हैं। मृदा अपरदन, भूचरण, सॉइल एरोजन तीनों एक ही है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, धरती की सतह, हमारी धरती की सतह है, ये सतह पर मिट्टी के कण पड़े हुए हैं, ये मिट्टी के कण है, ठीक है, ये मिट्टी के कण है यहाँ पे। अब या तो हवा के थ्रू या पानी के थ्रू या कोई और यहाँ पे एक्टिविटी हुई उसके थ्रू ये जो यहाँ के कण है वह उठ करके यहाँ पहुंच जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ डिपोजिट हो जाए, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, सॉइल एरोजन कहलाती है। यही तो है ना, हवा और पानी से मिट्टी के कणों का एक जगह से हट करके दूसरी जगह पर जाना मृदा अपरदन या भूचरण कहलाता है। यह एक गंभीर पर्यावरणिक समस्या है जो कृषि के पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ना उसे इफेक्ट करती है, जल संसाधनों को नुकसान पहुंचाती है। अब देखिए यहाँ तो खेत में ही पहुंची, अगर ये खेत ना होता या वाटर बॉडी होती, कोई नहर होती, तालाब होता, तो अगर उसमें गिरती तो वहां पे कंटेमिनेशन होता, वहां पे गंदगी होती, जल संसाधनों को नुकसान पहुंचता। देन अगला है हमारा टॉपिक भूचरण के प्रकार। देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, भूचरण देखा। अब भूचरण के प्रकार है, एक तो वाटर एरोजन है और एक विंड एरोजन है, जल अपरदन, वायु अपरदन। जल में
पानी के थ्रू होगा, बारिश का पानी, बाढ़ का पानी, और वायु में हवा के थ्रू होगा, तेज हवाएं। ये आपको ज्यादातर जो रेतीली जगह है ना, रेगिस्तान वगैरह, वहां देखने को मिलेगा। रेत के टीले बन जाते हैं कहीं कहीं, वो है। भूचरण के कारण क्या होते हैं? देखिए, अत्यधिक वनों की कटाई के कारण भूचरण होता है। देखिए, पौधे जो होते हैं ना, तो मिट्टी को बांधे रखते हैं। यदि हम पौधे ही काट देंगे तो मिट्टी को बांधे नहीं रखेंगे, पकड़ के नहीं रखेंगे, तो भाई वहां पे क्षरण होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। अत्यधिक चराई, ओवर ग्रेजिंग से भी यह नुकसान हमें देखने को मिलता है। वनस्पति नष्ट हो जाती है तो मिट्टी ऊपर निकल आती है, तो वहां क्षरण हो जाता है। अनुचित कृषि पद्धतियां हैं, बार बार जुताई कर देते हैं। ढलान वाली जमीनों पर उचित प्रबंधन के साथ हम खेती नहीं करते हैं। रासायनिक उर्वरकों का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, तो इससे मिट्टी की संरचना जो है ना, स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ जाता है, और जो कि एरोजन का कारण बनता है, क्षरण का कारण बनता है। देन भूक्षरण के प्रभाव क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, इसके कारण कृषि की उत्पादकता में कमी आएगी। भाई देखो, जो फर्टाइल सॉइल थी वो तो नष्ट हो ही गई, तो हमें उत्पादकता तो कम देखने को मिलेगी ना। बाढ़ और सूखा जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। देखिए, जो हमारी सॉइल थी वह सक्षम थी किसमें? अगर ज्यादा पानी है तो सोखने में, या कम पानी है तो उस हिसाब से रहने में। अभी क्या है, वो सॉइल यहाँ से खत्म हो चुकी है, तो वहां या तो वहां बाढ़ आएगी या सूखा होगा, तो दोनों कंडीशन बढ़ जाती हैं। तो ये प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। जल प्रदूषण, भैया भैया देखो, मिट्टी क्षरण होकर नदी नालों में जमा हो गई तो वहां पे कंटेमिनेशन करेगी, गाद जम जाएगी, तो उससे जल प्रदूषित होगा। जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, जैव विविधता को नुकसान कैसे पहुंचेगा? यदि हम लोग ये जो है ना सॉयल एरोजन, इसके कारण जो फर्टाइल सॉइल है वो तो नष्ट हो ही गई ना। वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो उसके साथ में ही बह करके चले गए, वो खत्म हो गए, और फर्टाइल सॉइल थी वो नष्ट हो गई। वहां पर जो पेड़ हम लगा रहे हैं वो उगकर नहीं आ रहे हैं, तो जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो रहे हैं, वनस्पति खत्म हो रही है, जीवों की प्रजातियां खतरे में आ रही हैं इसके कारण। तो भाई हमें सोचना पड़ेगा कैसे हमें ना रोकें। तो रोकने के लिए करना कुछ नहीं है, सिंपल से स्टेप्स हैं, करने हैं आपको। वृक्ष अधिक से अधिक लगाएं। वनस्पति, अगर आप खेती करते हैं तो आवरण क्रॉप करें, यानी कि कवर क्रॉप सबसे ज्यादा लगाएं अपने खेत में। यानी कि कवर क्रॉप वह क्रॉप होती है जो खेत में खेत को ढक करके रखती है, यानी कवर करके रखती है, ठीक है। वनीकरण, अधिक से अधिक पौधे तो आपको लगाने ही होंगे भाई, तभी आप मृदा क्षरण को रोक पाएंगे, और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना इसे भी कंट्रोल में कर पाएंगे। यदि आप अत्यधिक पेड़ लगाएंगे तो पेड़ काटोगे तो भाई सब नुकसान देखने को मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा इंसान भी खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, भुन जाएगा, खत्म, स्वाहा। ठीक, तो सोचो समझो, वृक्ष अधिक से अधिक लगाओ। अभी क्या है, फैंसी पौधे लगा लेते हैं, चाहिए प्राणवायु अच्छी वाले, और लगा लेते हैं घर में मनी प्लांट। काय का मनी प्लांट क्या देगा तुम्हें वो? इससे बढ़िया शीशम का पेड़ लगाओ, पीपल का पेड़ लगाओ, नीम का पेड़ लगाओ, पकायन का पेड़ लगाओ यार। अरे आम का पेड़ लगाओ, फल तो देगा खाने के लिए, और बेल पत्र का पेड़ लगाओ, तमाम सारे पेड़ है आपके लिए। अब लाते हो तुम विदेशी पेड़ लगाने के लिए, क्या मिलता है उनसे? अपने जो देश के पेड़ हैं, देसी पेड़ है, उन्हें लगाओ जो वहां के इकोसिस्टम के हिसाब से अच्छे हैं। अब तुम ला रहे हो विदेशों से महोगनी का पेड़, कभी कौन सी वेराइटी, अफ्रीकन वेराइटी ला रहे हो, वो कैसे चल जाएगी भाई? वो उस हिसाब की वेराइटी है कि वहां का जो नेचर है, इकोसिस्टम है उस हिसाब की, और यहाँ का इकोसिस्टम अलग है, तो यहाँ अडॉप्ट होते होते वो खत्म ही हो जाएगी। अडॉप्ट कहाँ कर पाएगी? वो बहुत टाइम लगेगा, अडॉप्ट कर भी लेगी तो ग्रोइंग ढंग से नहीं होगी उसकी। तो समझो, थोड़ा सेंस लगाओ, यहाँ की चीजें अपनाओ, अपनी देश की कम थोड़ी ना है। संरक्षण कृषि यानी कि कंजर्वेशन, जो एग्रीकल्चर है, ऐसी चीजें यहाँ पर करिए। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है उसे यूज कीजिए। जुताई जो है उसे कम कीजिए। ढलान वाली क्षेत्र जितने भी है, जमीन जो भी है, वहाँ उचित तरीकों का प्रयोग कीजिए, जिससे जैविक मतलब यहाँ पे जो है ना मृदा अपरदन कम हो। जैविक खादों का प्रयोग आपको करना है, रासायनिक खाद तो बिल्कुल यूज में लाना ही नहीं है। अगर रासायनिक खाद यूज करोगे तो संरचना मिट्टी की बिगड़ जाएगी, तो क्षरण हो जाएगा, फिर रोका नहीं जा सकता। बांध तथा टेरेसिंग, देखिए अगर ढलान वाली जमीन है तो आप वहां बांध लगा सकते हैं, टेरेसिंग लगा सकते हैं, जिससे पानी की गति जो है वो अवरुद्ध हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, और क्षरण रोकने में मदद करेगी, हेल्प करेगी। देन यहाँ कुछ टॉपिक्स हैं भू संरक्षण के सामान्य उपाय, जैसे कि कंटूर खेती है, सॉयल भू संरक्षण की बात हो रही है, सॉयल कंजर्वेशन की बात हो रही है। देखिए कंटूर खेती है, कंटूर खेती जो होती है ढलान वाली भूमि पर की जाती है, कंटूर रेखाएं बना करके की जाती है। देखिए इनकी इमेज में यहाँ पे लगा नहीं पाया, अगर हो सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान, मतलब एडिटिंग के दौरान मेरे पास अवेलेबल रहेगा टाइम तो मैं लगाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैं जरूर यहाँ पे इमेज लगाऊंगा कि कंटूर खेती कैसी होती है। इससे होता क्या है कि जल की प्रवाह जो है ना, स्ट्रीमिंग जो है, गति जो है वो धीमी हो जाती है।
मृदा कटाव जो है वो रुक जाता है, थोड़ा बहुत रुक जाता है। टेरेसिंग, टेरेसिंग छत वाली खेती होती है भाई। देखो टेरेसिंग ढलान वाली क्षेत्र में की जाती है सीढ़ी नुमा संरचना बना करके। टेरेसिंग से जल का संचयन होता है और मृदा कटाव की समस्याओं को कम किया जा सकता है। देन वनस्पति कवर, वेजिटेटिव कवर से भी आप कर सकते हैं। मिट्टी को ढकने के लिए पौधों का कवर बनाना, यानी मल्चिंग का काम है। मल्चिंग यहाँ हम किसकी कर रहे हैं? वेजिटेटिव चीजों की कर रहे हैं, पॉलिथीन की नहीं कर रहे हैं, वेजिटेटिव चीजों की, ठीक है, पेड़ पौधों की कर रहे हैं। तो इससे भी हमारी जो सॉइल है वो रुक जाएगी। स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप यानी पट्टीदार खेती। पट्टीदार खेती में आपको कई सारी पट्टियां बनानी होती है, उन पट्टियों में खेती करनी होती है। खेत में ही तमाम पट्टियां बना देते हैं, जिससे कटाव रुक जाता है, मृदा कटाव होता है ना, वो रुक जाता है, मृदा की संरचना सुधर जाती है। एग्रो फॉरेस्ट्री के जरिए भी आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको कृषि के साथ साथ वानिकी के जितने भी पौधे हैं ना, उनका कल्टीवेशन करना होता है। यानी कि ये हमारी कोई खेत है, खेत में आपको एक तरफ आपने कोई भी फॉरेस्ट्री के प्लांट लगा दिए, बीच में आपने कोई क्रॉप लगा दी, फिर आपने कोई फॉरेस्ट्री का प्लांट लगा दिया, फिर क्रॉप लगा दी, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। देन जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। जल के संरक्षण के उपाय जैसे चेक डैम, वाटरशेड मैनेजमेंट आदि का उपयोग करने से जल संरक्षण से मृदा कटाव की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो वाटर कंजर्वेशन भी बेहद जरूरी है, जैसे कि चेक डैम लगा करके, वाटरशेड मैनेजमेंट करके। मल्चिंग, मल्चिंग दोनों तरह की हो सकती है, अकार्बनिक चीजों की कर सकते हैं, जैविक चीजों की कर सकते हैं। जैविक में हमारे पेड़ पौधे आ गए, और अकार्बनिक में हमारी कोई पॉलिथीन वगैरह आ गई जिनमें कार्बन नहीं है, तो उनसे भी हम अपनी सॉइल को ढक करके मृदा कटाव जो है उसे रोक सकते हैं। मल्चिंग जो होती है ना, नमी को हमारे जो खेत है वहां पर होल्ड करने में ज्यादा हेल्प करती है, यानी कि वहां पर नमी जो रहती है वो बरकरार रहती है, खत्म नहीं होने देती। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ मल्चिंग करके भी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा चैप्टर था फिनिश हो चुका है, सॉइल साइंस चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th एग्रीकल्चर यूपी बोर्ड। पूरा जो हमारा चैप्टर था खत्म हो चुका है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। ऑलरेडी एक लेक्चर हम यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, जहां हमने लेक्चर प्लान बताया कि इतने जो हमारा सिलेबस है ना, इतने लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने थोड़ा सा वहां पर डिजाइन कर रखा है और आपको बता रखा है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बना करके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप उस पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, इंस्टाग्राम आपके लिए ओपन है, वहां पर जाकर के आप हमें मैसेज कर दीजिए। मैसेज का रिप्लाई देंगे, आपका जरूर देंगे भाई। कोई मैसेज ऐसा नहीं है जिसका मैं रिप्लाई नहीं देता, हर मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। अगर मैसेज काम का है, बच्चों को अच्छी चीजें चाहिए, तो जो भी आपकी क्वेरी है लिख करके वहां में बकायदा एक बार डाल दिए। देखिए, फॉलो करेंगे तभी आप मैसेज भेज पाएंगे, वो भी एक मैसेज भेज पाएंगे, ज्यादा नहीं भेज पाएंगे। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा उसके बाद आप तमाम मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन एक मैसेज जो आप भेज रहे हैं सही तरीके से उसे लिखिए, डिजाइन कीजिए, जो भी आपकी क्वेरी है समझाने की कोशिश कीजिए। देन हम आपको जो भी मैसेज है उसकी रिक्वेस्ट जो भी है उसे एक्सेप्ट करके आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ठीक। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा, तो उसका अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।